स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम एक पोएम करने वाले हैं और हमारी जो पोएम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, यहाँ पे डस्ट का मतलब रेत से नहीं है, डस्ट का मतलब यहाँ पे बर्फ़ से है, यानी कि जो बारीक बारीक बर्फ़ होती है उसके बारे में यहाँ बात करी गई है। अभी जो पोएम है, इस पोएम के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो एक फेमस अमेरिकन पोएट है जो कि सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे 26 मार्च 1874 में, यानी कि 1874 में। उनके फादर न्यू इंग्लैंड से थे और उनकी जो मदर थी वो स्कॉटिश थी। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक ऐसे पोएट हैं जो कि रियल लाइफ के ऊपर चीज़ों को लिखते हैं, पोएम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ रियल लाइफ के बारे में बता रखा है। ये जो पोएम है ये नेचर, हमारी थिंकिंग, इन दोनों के ऊपर लिखी गई है। या कह सकते हैं कई बार हम जो जो हम गलत समझते हैं पर वो चीज़ें गलत नहीं होती है। कुछ कहावतें हमारी जगह गलत हैं कई चीज़ों की लेके, तो हम इसमें उस चीज़ को देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, या हमारी थिंकिंग है, हम थिंकिंग हमारी किस तरीके से चेंज हो जाती है हमारी डे टू डे लाइफ के द्वारा। यानी कि हमारे जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, उसकी वजह से हमारी जो चीज़ें वो कितनी सारी चेंज हो जाती है। ये जो पोएम है, इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर अगर मैं देखा जाए तो एक क्रो है। क्रो मतलब कौवा। अगर हम इस कौवे की बात करें तो क्रो को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसे हम शोक का प्रतीक मानते हैं। तो एक तो ब्लैक कलर का हो गया, ऊपर से हम शोक का प्रतीक मानते हैं, यानी कि दुख लाने वाला कह सकते हैं। जैसे कोई अगर मर जाता है, किसी की तेरहवीं वगैरह कहते हैं जिसे, तो उस टाइम पे भी क्रो को ही कुछ खाना वगैरह खिलाया जाता है, या बरसी वगैरह कहते हैं तब भी हम क्रो को ही खाना वगैरह खिलाते हैं, क्योंकि वो दुख का प्रतीक माना जाता है। उसी तरीके से एक और यहाँ पे एक पेड़ का नाम रखा है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। और ये जो हेमलॉक ट्री है ये पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला पाया जाता है ये। तो एक तो क्रो जो कि ये दुख का प्रतीक है, ऊपर से जो हेमलॉक ट्री है ये भी कहीं ना कहीं दुख के लिए ही है, क्योंकि इसमें ये पॉइजन से पूरा का पूरा भरा हुआ है। जहरीला पेड़ भी कह सकते हैं आप इस तरीके इसको, वो भी कहना ठीक रहेगा। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं कि ये पोएम है क्या। यहाँ लिखा है, द वे ऑफ अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ फुल स्टॉप आएगा। कि होता क्या है कि एक बार जो पोएट होता है हमारा, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है, और वो पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, ये जो कि पॉइजन वाला है पेड़ है। और उस पेड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी होती है। पूरा का पूरा जो पेड़ होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, पूरा का पूरा वाइट कलर का हो रखा होता है जो पेड़ होता है वो। तो अचानक से जब कौवा वहाँ पर आकर बैठता है तो वो जो पेड़ होता है वो थोड़ा हिलता है, डाली वगैरह उसकी हिलती होगी। पर जिस टाइम वहाँ पे पोएट वहाँ पर आता है, उस टाइम उसका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ करे गए जो दो वर्ड क्रो और जो ट्री है ये दुख के लिए यूज़ करे गए हैं। तो जाहिर सी बात है जो राइटर है वो भी दुखी ही होगा। तो वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहता है उस पेड़ के नीचे। तब जब एक कौवा आता है उस पेड़ के ऊपर बैठता है तो जो पेड़ होता है वो हिल जाता है। उसके बाद जो बर्फ़ होती है पेड़ के ऊपर वो इस राइटर के ऊपर आके गिर जाती है। अब मान लो तुम ही कहीं पे खड़े हो और जो बारीक बारीक जो बर्फ़ होती है, स्नोफॉल जिसे कहते हैं, अगर वो तुम्हारे ऊपर आके गिर जाए तो हमारा माइंड कितना अच्छा हो जाएगा उस टाइम पे। जैसे हम बारिश में अगर जब नहाते हैं तो हमारा माइंड कितना अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो वैसे ही जब बर्फ़ वगैरह गिरती है तो काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो जाता है जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर। और ऊपर से तुम्हारे ऊपर जब बर्फ़ पड़ेगी ठंडी ठंडी तो कितना मज़ा आएगा। सोचो गर्मी के मौसम में तुम्हारे ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, कितना मज़ा आएगा। तो अचानक से जब बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है इसके ऊपर, पोएट के ऊपर, तो उसका जो माइंड होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है।
सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे अहेड रूड। अब होता क्या है, जैसे ही बर्फ़ पड़ती है इस राइटर के ऊपर, जो कि इतना दुखी होता है बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में, वो उसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है उस बर्फ़ गिरते के साथ ही। अब वो काफ़ी खुश हो जाता है पहले के मुकाबले, और वो सोचता है कि ये जो पेड़ है, ऊपर से ये जो क्रो है, ये कहीं ना कहीं दुख के प्रतीक है, दुख को शो करते हैं। पर कई बार हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे मान लो एक बिल्ली है, रास्ता काट गई, काले रंग की बिल्ली, तो लोग क्या होते हैं, रुक जाते हैं, लोग आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो लोग सोचते हैं अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो अपशगुन होगा। अरे बिल्ली को थोड़ा ना पता है कि वो हमारा रास्ता क्यों काट रही है, वो तो अपने रास्ते जा रही थी। भाई बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही थी, उसने थोड़ा ना अपना रास्ता काटा है ना। अब ऐसा भी तो सकता है, ऐसा भी तो कह सकती है बिल्ली भाई आपको देख के वो दूसरी जगह से भाग गई, आपसे डर गई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ना अंधविश्वास है कुछ चीज़ों को लेके, जो कि नहीं होते हैं, होना भी नहीं चाहिए, पर लोग फिर भी कहीं ना कहीं मानते ही हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर तुम मान लो उस रास्ते से गए हो, तुमने देखा नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें पता ही नहीं चला उस टाइम पे। बिल्ली रास्ता काट गई, तुम तब भी तुम क्रॉस कर जाओगे और कुछ नहीं हुआ तो क्या। पर वो जो कहावत है ना, बस वो माइंड के अंदर वो कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि हम ऐसा करेंगे तो गलत होगा। घर से निकल रहे हैं, एक छींक मार दी, बस अपशगुन होगा, बाहर मत जाओ। अरे हो सकता है उसके नाक में डस्ट गई हो, या उसको ज़ुकाम हो रखा हो, उसकी वजह से भी छींक आ सकती है। पर हमारी जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं होती है उस टाइप की, नेगेटिव थिंकिंग वाली आ जाती है। तो राइटर के अंदर भी जो नेगेटिव थिंकिंग थी कुछ, जो कि उस पेड़ से बर्फ़ के गिरने की वजह से ठीक हो गई है। अब उसका जो माइंड है वो काफ़ी खुश हो गया है। कई बार होता है, हम ऐसा मानते हैं कि हाँ अपशगुन होगा, पर होता कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा कई बार अच्छा हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। तो वो थिंकिंग होती है लोगों की, कि हम नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग किस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर जो क्रो था, उस क्रो की वजह से, जो कि एक दुख का प्रतीक था, जो पेड़ जो दुख का प्रतीक था, उन दोनों दुख वाली चीज़ों की वजह से इस राइटर का जो मूड है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो समय ये अब तक बर्बाद कर चुका था अपना सिर्फ शौक में, सिर्फ दुख के कारण, अब ये खुश है कि कम से कम इसके पास बाकी जो घंटे बचे हैं उसको ये खुशी से स्पेंड कर पाएगा। तो ये जो पोएम थी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी। अब आगे देखते हैं, कुछ ग्रामर पार्ट लेके चलते हैं, कुछ डिवाइस के पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसमें राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे इस पोएम के अंदर। ओके, पहले हम पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है वो है एनजैम्पमेंट। ओके, एनजैम्पमेंट में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स का। अब इस अगर पोएम के अंदर देखें तो कहीं पे भी कोई भी कॉमा यूज़ नहीं करा गया है, इसमें बस एक फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। एक फुल स्टॉप तो हमारा यहाँ पर है इस 4 लाइन के बाद, और दूसरा फुल स्टॉप हमारा यहाँ पर इन 4 लाइन के बाद, यानी कि ऊपर भी 4 लाइन है और नीचे भी 4 लाइन है, सेम जगह पे दोनों में फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। तो ये हमारा जो इसे हम इस पोएटिक डिवाइस से हम कहते हैं एन जैम्पमेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड हमारा जो पोएटिक डिवाइस में यूज़ किया गया है वो है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन अल्टेशन बेसिकली होता है जब हमारा सेम लेटर से एक लाइन में वर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो। जैसे कि हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर सेव्ड सम, तो एस और एस दोनों हमारे साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि एक के बाद हमारे जो दूसरे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे एस एस है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, बस वैसे ही यहाँ पे देखो सेम सेम है, एस और एस सेम सेम हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर किसका वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर डिवाइस है कॉन्सोनेंस।
तो कॉन्सोनेंट से तुम समझ रहे होगे कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो आ रही होगी। लास्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा डे, हैड, रूड, डी, डी एंड डी, तीन है हमारे यहाँ पर। तीनों में हमारे पास ड ड की आवाज़ जो है आ रही है और लगातार आ रही है, मतलब क्लोज है, पास पास है, पास पास है, और तीनों में ड ड की हमारी जो आवाज़ है वो आ रही है। तो ये जो हो गया हमारा कॉन्सोनेंस हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस हमारा पोएटिक डिवाइस है। अगर आप सोच रहे होंगे भाई इसमें एस एस था तो हमने तो कॉन्सोनेंस नहीं कहा, इसका हमने एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम टू सेम होता है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है, पर यहाँ पर एच है, यहाँ पर लास्ट का दो लेटर सेम है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंस है वो एलिट्रेशन था। अब आते हैं हम अपनी राइमिंग स्कीम के ऊपर। राइमिंग स्कीम, देखो राइमिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, हम अपने जो लाइन होती है हमारे, इस लाइन के हम लास्ट वर्ड्स को देखते हैं, मैच करते हैं, उनकी जो साउंड है वो साउंड कैसी आ रही है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में क्रो एंड स्नो, सेम साउंड आ रही है, जिसको हम सेम अल्फ़ाबेट दे देंगे। इसको भी हमने ए अल्फ़ाबेट दे दिया राइमिंग स्कीम का, इसे भी हमने ए अल्फ़ाबेट दे दिया राइमिंग स्कीम का। फिर यहाँ है मी, यहाँ पे ट्री, सेम साउंड है, तो इसका हमने दे दिया बी और इसका भी हमने दे दिया बी। सेम साउंड वाले के लिए हम सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ की अगर राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम हमारी क्या आएगी, ए बी एंड ए बी, ये होगी हमारी राइमिंग स्कीम। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में देखिए हर्ट, पार्ट, मूड, रूड, देन सी, तो इसका भी हो गया सी, मूड का डी, रूट का भी डी, तो ए बी ऊपर वाले का हो गया और नीचे वाले का हो जाएगा सी डी और सी डी, ये होगी हमारी राइमिंग स्कीम। तो आप इस स्टोरी को आप इस पोएम को ध्यान से देखें और पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अटैच कर रहा हूँ PDF फाइल, उसे आप देख लीजिएगा।